हाय फ्रेंड्स, आज हम विश्व के भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके बारे में काफी डिटेल से अध्ययन करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जब हम पृथ्वी की गहराई की बात करते हैं तो पृथ्वी की गहराई के बारे में सीधे सीधे जानना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति खोद के पृथ्वी के अंदर घुस के ये देख नहीं सकता कि पृथ्वी के अंदर वास्तव में क्या है। इसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर तापमान और दबाव बहुत ज्यादा होता है। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारी जो समझ है, मुख्य रूप से जो हमारे अप्रत्यक्ष साधन है, जो इनडायरेक्ट सोर्सेज है, उन पर निर्भर करती है। कोई सीधे घुस के पृथ्वी के अंदर देख नहीं सकता कि पृथ्वी के अंदर क्या है। जिनमें हमारे भूकंप विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिनसे हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी कैसे कैसे मिल सकती है, अर्थात जानकारी के क्या क्या साधन है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन को दो बड़े वर्गों में बांटा जाता है, अर्थात दो तरीकों से इसके बारे में जाना जा सकता है। एक तरीका हमारे प्रत्यक्ष साधन, दूसरे होते हमारे अप्रत्यक्ष साधन। प्रत्यक्ष साधन का मतलब हम केवल कुछ दूरी तक पृथ्वी के अंदर कुछ दूरी तक ही जानकारी ले सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे तौर पर। कैसे? तो ये हमें धरातल के सबसे करीबी भाग की जानकारी देते हैं, मतलब ज्यादा दूरी तक हम अंदर नहीं जा सकते। तो खुदाई और खनन की बात करें, मतलब माइनिंग और ड्रिलिंग की बात करें, तो इंसान केवल कुछ किलोमीटर गहराई, लगभग 12 किलोमीटर तक की ड्रिल कर पाया है आज तक पृथ्वी के अंदर। जो पृथ्वी की त्रिज्या जो कितनी है, लगभग हमारे 6371 किलोमीटर की तुलना में बहुत ही नगण्य, बहुत ही कम है। और ये हमें क्या ऊपरी सतह की चट्टानों के बारे में तो बताता है, लेकिन गहरे भाग के बारे में नहीं बताता है कि अंदर पृथ्वी के अंदर गहराई में क्या है और किस फॉर्म या किस अवस्था में है। दूसरा, हमारे पहला तो हमने देखा खनन और खुदाई के माध्यम से, दूसरा हम ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे के माध्यम से पता लगा सकते हैं। तो लावा हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग से आए तरल पदार्थ की प्रत्यक्ष झलक दिखाता है कि पृथ्वी के अंदर से निकलता लावा, तो हमें ये बताता है पृथ्वी के अंदर किस तरह के पदार्थ होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये होती है लावा के मामले में कि ये लावा कितनी गहराई से निकला है और रास्ते में ये है किन किन चट्टानों के साथ मिश्रित हुआ है, इसके बारे में पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इससे मिलने वाली जो जानकारी होती है वो भी हमारी क्या है, सीमित ही होती है। तो दो तरीके हमने देखे, खनन और खुदाई और ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा, जो प्रत्यक्ष साधन के रूप में हमें ये बताते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अब हम देखेंगे अप्रत्यक्ष साधन के रूप में, मतलब इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात करें, तो ये हमें गहराई बढ़ने के साथ साथ भौतिकी के जो नियम है उनमें बदलाव, क्यों जैसे जैसे हम गहराई में बढ़ेंगे वैसे वैसे भौतिकी के नियम बदलते जाएंगे। और प्राकृतिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर अप्रत्यक्ष साधनों की बात करें तो पहला तरीका यह है कि भौतिकी के नियम में जो बदलाव होता है, और दूसरा प्राकृतिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन, इनके आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग का अनुमान लगाने में मदद किया जाता है। अब बात करें अप्रत्यक्ष साधनों की, तो अप्रत्यक्ष साधनों में को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो होते हमारे अप्राकृतिक साधन, एक होते हमारे कौन से, प्राकृतिक साधन। तो प्राकृतिक साधन और अप्राकृतिक साधन दोनों के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं। पहला था हमारा अप्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन मतलब आर्टिफिशियल सोर्सेज। तो पृथ्वी के जो भौतिक गुण होते हैं, जैसे तापमान, दबाव, घनत्व, इनके अध्ययन पर आधारित होता है। मतलब तापमान, दबाव, घनत्व, इनके अध्ययन पर आधारित हमारे अप्राकृतिक साधन होते हैं। बात करें सबसे पहले तापमान। तापमान के आधार पर हम कैसे पता लगा सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक अवस्था कैसी है। तापमान की बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर तापमान बढ़ता है। सामान्यतः देखें तो सामान्यतः दर हर 32 मिनट गहराई पे जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान की वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो 32 मीटर गहराई में जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान की वृद्धि हो जाती है। और इस दर से भूगर्भ मतलब कोर का तापमान 2000 डिग्री अनुमानित किया गया है। लगभग हम जैसे कोर में चले जाएंगे तो उसका तापमान कितना हो जाएगा, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस। और इतने उच्च तापमान पर पदार्थ को पिघल जाना चाहिए, मतलब हर पदार्थ पिघल जाता है लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि दाब बढ़ने पर चट्टानों का गलनांक भी बढ़ जाता है। मतलब यदि चट्टानों को दबाया जाए तो कम तापमान पर वैसे तो पिघल जाती थी, लेकिन उनको बहुत अधिक तापमान की जरूरत पड़ती है यदि दाब ज्यादा हो तो। और गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ने की दर थोड़ी कम होती है। शुरुआत में जैसे 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे वैसे वैसे उस दर से तापमान नहीं बढ़ता है। फिर पहला तो हमने तापमान देखा। दूसरा हमारा क्या है, दाब। दाब जिसे प्रेशर कहते हैं। तो ऊपरी परतों का दबाव निचली परतों पर लगता है। क्या? ऊपरी परतों का दबाव निचली परतों पर लगता है, इसलिए गहराई के साथ दाब में भी बढ़ोतरी होती है। उच्च दबाव का वही ये उच्च दबाव का ही वो कारण होता है जिसके कारण अत्यधिक तापमान के बावजूद आंतरिक जो कोर है उस अवस्था में स्थित है। क्या आंतरिक कोर है
वो ठोस अवस्था में स्थित है। क्यों? क्योंकि चट्टानों का गलनांक बहुत ज्यादा होता है। इस दाब का हमने कारण देखा। दोबारा से बता देते हैं आपको दाब के बारे में कि ऊपरी परतों का दबाव निचली परतों पर लगता है। जैसे ऊपरी परतें हैं तो उनका दबाव किस पे लगेगा? निचली परतों पर। इसलिए गहराई के साथ साथ दाब में बढ़ोतरी होती जाती है। उच्च दबाव ही वो कारण होता है जिसके कारण क्या, अत्यधिक तापमान होने के बावजूद जो हमारा आंतरिक कोर है ये ठोस अवस्था में होता है, इसलिए चट्टानों का गलनांक उच्च या ज्यादा हो जाता है। तीसरा कारक आता है हमारा घनत्व, जिसे डेंसिटी कहते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर जाने पर घनत्व बढ़ता जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग की तरफ जाएंगे वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है हमारे? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये आप याद रखेंगे, ये ओवरऑल पृथ्वी का है। और गहरे भाग में उच्च घनत्व ये प्रमाणित करता है कि गहरी जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो घनत्व बढ़ता जाता है। लगभग 11 जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है लगभग आप गहराई में जाएंगे। और उच्च घनत्व ये प्रमाणित करता है कि पृथ्वी का कोर भारी पदार्थ जैसे हमारा लोहा और निकल इनसे मिलके बना हुआ है। तो ये हमने अप्राकृतिक साधन मतलब आर्टिफिशियल सोर्सेज के बारे में देखा, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जो जानकारी देते हैं। अब हम देखेंगे प्राकृतिक साधन मतलब नेचुरल सोर्सेज। बात करें ये प्राकृतिक घटनाओं और उनसे प्राप्त आंकड़ों के आधार पे हमें पृथ्वी के अध्ययन के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे उल्कापिंड जो मेटेरियोइड्स है इनकी बात करें तो उल्काओं का निर्माण ग्रह के निर्माण के साथ ही माना गया है। जैसे ग्रह का निर्माण हमारे हुआ है उसी समय हमारे उल्काओं का निर्माण भी हुआ होगा, इसलिए इनकी संरचना ग्रहों के समान ही होगी। उल्कापिंडों के अध्ययन से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना विशेषकर कोर के संगठन के बारे में जानकारी मिलती है कि पृथ्वी का कोर जो आंतरिक हिस्सा है वो किस प्रकार का होगा, ये हमें उल्कापिंडों के माध्यम से जानकारी मिलती है। कई उल्कापिंड धरती पर गिरते हैं तो उनका अध्ययन करने से हमें जानकारी मिल जाती है। फिर गुरुत्वाकर्षण की बात करें ग्रेविटी की, तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सभी स्थानों पर समान नहीं है। जैसे हमारी ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण क्या है, जो भूमध्य रेखा है तो भूमध्य रेखा पे तो कम है और जो हमारे ध्रुव है तो ध्रुव पर ज्यादा होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। तो इस तरह देखें कि यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि जो गुरुत्वाकर्षण का मान है पृथ्वी पर सभी जगह समान नहीं है, जो ये दिखाता है कि पृथ्वी के केंद्र से सतह पर या केंद्र से सतह पर स्थित भागों की दूरी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। चूंकि हमारा ध्रुवीय क्षेत्र केंद्र के ज्यादा पास है तो वहां गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा लगता है और भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो ये बल कम होता जाता है। तो दो तरीके हमने देखे प्राकृतिक साधनों में, तो उल्कापिंड और गुरुत्वाकर्षण। तीसरा तरीका आता हमारा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति ये प्रमाणित करती है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र है जो ये चीज दिखाती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी परत में आवेशित कण उपस्थित है। तो पृथ्वी के जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे तो ये अंदाजा लग जाता है हमारे चुंबकीय क्षेत्र से कि हमारी कोई ना कोई एक परत ऐसी है जो आवेशित कणों से मिलकर बनी हुई है और इन आवेशित कणों की गति से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो पृथ्वी को उसका चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है। तो ज्वालामुखी क्रियाओं की बात करें तो ये क्रियाएं ये प्रमाणित करती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानें पिघल कर मैग्मा का निर्माण करती है और ये पिघलना मुख्य रूप से रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन से जो मुक्त उष्मा होती है इसकी वजह से होता है। जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं ये विघटित होते हैं, उनसे जो उष्मा मुक्त होती है उन उष्मा के कारण ही क्या है चट्टानें पिघलती है और मैग्मा का निर्माण करती है। आपको ये तो पता होगा जब ज्वालामुखी के अंदर जो पिघली हुई चट्टानें होती है यदि धरती के अंदर हो तो उसे हम क्या कहेंगे? मैग्मा कहेंगे। ये तो आपको पता ही होगा, उसे हम क्या कहेंगे? मैग्मा कहेंगे। और यदि ये पिघली हुई चट्टानें बाहर आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। अब हम देखेंगे भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष साधन है जिसके माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सर्वाधिक और सबसे सटीक जानकारी हमें किससे मिलती है? भूकंप विज्ञान से, सिस्मोलॉजी से, जिसमें हमारे भूकंपीय जो तरंगे हैं सिस्मिक वेव इनका अध्ययन किया जाता है। हम एक अलग लेक्चर के जरिए भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा कट्स या ब्रीफ नॉलेज इसके माध्यम से लेंगे। मुख्य रूप से देखें तो दो प्रकार की तरंगे होती है। भूकंप की कौन कौन सी तरंगे होती है? वैसे तो चार तरंगे होती है। एक तो हमारी पी तरंगे जिसे प्राइमरी तरंगे कहते हैं, दूसरी एस तरंगे होती है। भूकंप विज्ञान के अंदर हम पढ़ेंगे कि टोटल कितनी चार तरंगे होती है, जिसके अंदर हमारे एल वेव्स और आर वेव्स मतलब रेले वेव्स और लव वेव्स भी होती है। लेकिन यदि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करना हो तो चारों में से केवल दो तरंगे प्राइमरी और सेकेंडरी तरंगे, ये दो तरंगे ही इसके अंदर काम आती है। प्राइमरी तरंगे या पी तरंगों की बात करें तो सबसे ज्यादा तेज होती है, जो हमारे ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के माध्यमों से होकर गुजरती है। जबकि एस तरंग मतलब सेकेंडरी तरंग की बात करें तो ये पी तरंगों से थोड़ी सी धीमी होती है, जो केवल ठोस माध्यमों से होकर गुजर सकती है, द्रव माध्यम से होकर नहीं गुजरती।
और इसी अंतर के आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर जितने भी पदार्थ है वो किस अवस्था में, ठोस में है, द्रव में है या गैस में है। अब बात करें भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से हमें कौन कौन सी चीजों के बारे में पता चलता है। जो एस तरंग और पी तरंग है, इनका जब अध्ययन करते हैं तो हमें क्या पता चलता है। तो भूकंपीय तरंगों के मार्ग और गति में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर वैज्ञानिकों ने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले हैं। एक पहला निष्कर्ष निकाला, वक्राकार मार्ग। तो भूकंपीय तरंगें सीधी नहीं चल के वक्राकार मार्ग में चलती है, जो ये दिखाती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में सभी स्थानों का घनत्व अलग अलग है। कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी में यहाँ पे हमारे भूकंप आया तो उसकी जो तरंगे हैं तो इस तरह वक्राकार मार्ग में चलती है। आप इसे याद रखें, इस तरह वक्राकार मार्ग में चलती है, जिससे क्या पता चलता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है वो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। अगर नहीं होता तो सीधी सीधी चलती, लेकिन ये क्या वक्राकार मार्ग मतलब गोल घेरे के रूप में चलती है। तो हमारे एस तरंग और पी तरंग है तो इसी तरह से चलती है जहां से भूकंप शुरू हुआ है। बात करें मैं एस तरंगों का छाया क्षेत्र, एस तरंगों के छाया क्षेत्र की बात करें तो जब भूकंप आता है तो कुछ क्षेत्रों में एस तरंगे नहीं पहुंचती है और यह क्या कहलाता है, एस का छाया क्षेत्र कहलाता है। जो बाहरी कोर द्रव अवस्था में होता है, जिससे कि पता चलता है कि बाहरी कोर क्या द्रव अवस्था में होता है। क्यों? क्योंकि एस तरंगे द्रव से होकर नहीं गुजरती है, पी तरंगे इस द्रव परत से गुजरती है, लेकिन उनकी गति और मार्ग बदल जाता है। तो आपको चित्र में एक बार वापस बता देते हैं कैसे है। कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर क्या हमारा कोर है, ठीक है, अंदर कोर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भूकंप आया, अब यहाँ पे भूकंप आया तो लाल कलर से इसको दिखाते हैं, यहाँ से किरणें निकलती है, या यहाँ से किरणें निकलती है, लाल कलर में किरणें निकल रही है। अब यहाँ से ये तरंगे निकल रही है, अब तरंगे निकल रही है, ये क्या है कि वक्राकार मार्ग में चल रही है। ये हमारी क्या है, एस तरंगे। जैसे एस तरंग हमारी क्या होती है कि इस कोर के अंदर जाती है, तो कोर क्या है, द्रव अवस्था में है, इसलिए यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाती है और यहीं तक ही रुक जाती है। और फिर यहाँ से इस तरह जाती है हमारे एस तरंगे। तो एस तरंगे जब आप देखेंगे चित्रों के माध्यम से, जब हमारे नेक्स्ट लेक्चर आएंगे भूकंप वाला, तो उसमें आप इस तरह देखेंगे। तो ये वाला एक क्षेत्र बन जाता है, क्या, ये वाला एक क्षेत्र बन जाता है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो इस क्षेत्र के अंदर क्या भूकंपीय तरंगों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, छाया क्षेत्र कहते हैं। जिस क्षेत्र में भूकंपीय तरंगों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है वो हमारे क्या कहलाता है, छाया क्षेत्र कहलाता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं एस जो तरंगे होती है उनका छाया क्षेत्र काफी बड़ा होता है। तो इस छाया क्षेत्र के आधार पर हम बता सकते हैं कि जो हमारा बाहरी कोर है, कोर की बात करें, बाहरी कोर द्रव अवस्था में होता है, जबकि आंतरिक कोर क्या है, ठोस अवस्था में होता है। इसके बारे में सारी बड़ी जानकारी मतलब विस्तार से हम भूकंप वाले जो चैप्टर होगा उसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे। फिर गति में तीव्र परिवर्तन की बात करें तो पी और एस तरंगों की गति में, या पी और एस तरंगों की गति में तीन मुख्य स्थानों पर बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन क्या दिखाता है, ये परिवर्तन उन सीमाओं को दर्शाता है जहां पदार्थ की अवस्था और घनत्व में बहुत बड़े लेवल पे परिवर्तन या बदलाव होता है। इसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि पृथ्वी में तीन प्रमुख परतें हैं और गहराई के साथ उनका घनत्व भी बढ़ता जाता है। संक्षेप में देखें तो प्रत्यक्ष साधनों की सीमित पहुंच के कारण पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए अप्रत्यक्ष साधन, विशेषकर भूकंप विज्ञान अनिवार्य होता है। और भूकंपीय तरंगों के व्यवहार ने, जो भूकंपीय तरंग है इनके व्यवहार ने हमें पृथ्वी की तीन प्रमुख जैसे हमारा प्रॉपर्टी या भू प्रॉपर्टी जिसे क्रस्ट कहते हैं, वॉर मतलब जो मेंटल है, और कोर, इन तीनों के अस्तित्व और उनकी भौतिक अवस्था, जैसे हमारा द्रव, बाहरी कोर, ठोस, आंतरिक कोर, इनके बारे में ठोस जानकारी प्रदान की किसने, हमारे भूकंप विज्ञान ने। टेम्परेचर, दाब और घनत्व के बीच का परस्पर खेल कोर की ठोस आंतरिक अवस्था को समझने में मदद करता है। अब हमने देख लिया भूकंप विज्ञान के माध्यम से हमने पता लगा लिया कि पृथ्वी के अंदर हम किस प्रकार से पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जानकारी की बात करें तो हमें कौन कौन सी जानकारी मिल चुकी है उसकी बात करें तो अब हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो भूकंप विज्ञान के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन ने हमें क्या पृथ्वी के आंतरिक भाग की सटीक जानकारी प्रदान की है। तो पी तरंगे सभी माध्यमों से होकर गुजर सकती है। अनुदैर्ध्य तरंगे होती है जो क्या है, सभी माध्यम मतलब ठोस, द्रव और गैस, ये आप याद रखेंगे। पी तरंगे हैं जो भूकंपीय तरंगे, दो तरह की तरंगे होती है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने में हमें मदद करती है। तो पी तरंग होती है, एक एस तरंग होती है। पी तरंगी कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है, जबकि एस तरंगी कैसी होती है, मेरी अनुप्रस्थ होती है। आप इसे याद रखेंगे। तो पी तरंगे क्या है, सभी माध्यम मतलब ठोस, द्रव और गैस तीनों से होकर गुजर सकती है, लेकिन उसकी गति पदार्थ की घनत्व और अवस्था पर निर्भर करती है।
दूसरी होती है हमारे एस तरंग। एस तरंग की बात करें तो ये अनुप्रस्थ होती है, जो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती है और द्रव और अर्ध तरल अवस्था से नहीं गुजर सकती, मतलब वहां तरंग जाके रुक जाती है। तो इन तरंगों के व्यवहार में होने वाले तीव्र परिवर्तन के आधार पे, तो ये तरंगे हैं, इनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पे ही वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को अलग अलग परतों में बांटा है। कि कौन कौन सी परतें हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। सबसे बाहर होती है हमारी क्रस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, भूपर्पटी, भूपटल या फिर क्रस्ट कह सकते हैं। तो बात करें सबसे बाहरी परत कौन सी, क्रस्ट। परिचय की बात करें तो ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत होती है, जिस पर हम रहते हैं। जो बाहरी परत जो हम देखते हैं धरती के ऊपर, वह क्या कहलाती है, क्रस्ट, भूप्रपटी या भूपटल, जिसपे हम रहते हैं। इसका घनत्व अन्य परतों की तुलना में थोड़ा कम होता है। गहराई की बात करें तो ये परत क्या पृथ्वी की सतह से, जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, तो लगभग 35 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। ये जो क्रस्ट है, जिसे हम भूप्रपटी कहते हैं, ये भूपटल कहेंगे, ये सतह से 35 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। बात करें ये परत किन किन तत्वों से मिलकर बनी होती है, तो क्रस्ट मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम, इन दोनों से मिलकर बनी होती है। इसलिए शॉर्ट में सियाल कहते हैं। सी मतलब सिलिका, एल का मतलब एल्यूमिनियम, इसलिए इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, सियाल परत कहते हैं। अब हम बात करें इस परत की, तो इस परतों को दो भागों में बांटा जाता है। एक तुम्हारे 0 से 25 किलोमीटर की और एक 25 से 35 किलोमीटर की, क्योंकि टोटल तुम्हारे क्रस्ट क्या 35 किलोमीटर की होती है। तो शुरू की जो 25 किलोमीटर की परत होती है उसे ऊपरी भूप्रपटी कहते हैं, और जो 25 से 35 होती है इसे निचली भूप्रपटी कहते हैं। तो ऊपरी भूप्रपटी की बात करें 0 से 25 की, तो इस परत का घनत्व कितना होता है, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। जबकि हमारी जो निचली भूप्रपटी होती है इसका घनत्व कितना होता है, 3 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो दोनों में अंतर साथ ही साथ देखते जाते हैं। ये मुख्य रूप से हमारे ग्रेनाइट चट्टानों की बनी होती है और महाद्वीपों का निर्माण करती है। अब बात करें हमारी निचली भूप्रपटी की, तो ये मुख्य रूप से हमारे बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ, कि जैसे ये हमारी धरती है, ये धरती है और ये इस तरह चलती है। आप सोचेंगे इस तरह से कैसे चलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारे महासागर आते हैं। क्या, यहाँ से हमारे महासागर है और ये हमारे क्या है, महाद्वीप है। ये तो क्या है, महाद्वीप है, और ये हमारे ओशियन है। अब ओशियन में तो क्या है, ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी है, ये हमारे 25 किलोमीटर मानी है। कितनी, 25 किलोमीटर मानी है, जिसमें हमारी धरती नहीं है। लेकिन हमारे महाद्वीप में तो ये धरती है। तो ये जो धरती है ग्रेनाइट की चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। अब ये क्या है, ये तो 25 किलोमीटर तक की है। अब इसके नीचे 10 किलोमीटर और जोड़ दीजिए, क्या 10 किलोमीटर और जोड़ दीजिए, जो हमारे किससे मिलकर बनी होती है, बेसाल्ट चट्टानों से। तो ये वाली पूरी की पूरी जमीन, ये वाली है ना, ये हमारे बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। चाहे महाद्वीप के नीचे हो, चाहे हमारे क्या, जो महासागरों के नीचे हो। जो 10 किलोमीटर तक की जो हमारी परत है, ये हमारे किससे, बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी होती है। और ऊपर जो महाद्वीप की 25 किलोमीटर की तक की जो भूमि है, ये हमारे किससे, ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बनी होती है। तो ऊपरी परत है, ये ऊपरी 25 किलोमीटर वाले की बात कर रहे हैं, ये वाली परत, तो इसका घनत्व हमारा 2.7 होता है, और नीचे वाले की कितना, 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अब इसको थोड़ा सा समझ ही गए होंगे जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो हमने दोनों के बारे में कंपेरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमारी ये जो ऊपरी भूप्रपटी है, ये मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बनी होती है। जबकि हमारे निचली भूप्रपटी की बात करें तो हमारे बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी होती है। ऊपरी भूप्रपटी हमारे महाद्वीपों का निर्माण करती है, जबकि हमारी जो निचली भूप्रपटी है ये महासागरों के तली का निर्माण करती है। अभी हमने चित्र के माध्यम से भी देखा था कि महासागरों के तली का निर्माण करती है कौन, निचली भूप्रपटी। इसलिए इसे क्या, महासागरीय क्रस्ट भी कहा जाता है। जबकि हमारे ऊपरी भूप्रपटी को हमारे महाद्वीपीय क्रस्ट कहते हैं, जबकि हमारे निचली भूप्रपटी को हमारे महासागरीय क्रस्ट कहा जाता है। ये हमारे महाद्वीपीय क्रस्ट और ये हमारे महासागरीय क्रस्ट कहलाएगा। ऊपरी भूप्रपटी और निचली भूप्रपटी के बीच में कॉनरोड असंबद्धता पाई जाती है। मतलब कुछ असंबद्धताएं होती है, मतलब दो परतों के बीच में कुछ विशेष क्षेत्र ऐसे होते हैं, या कुछ विशेष क्षेत्र ऐसे होते हैं जो दोनों परतों के बीच में अंतर पैदा करते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि हमारी ऊपरी भूप्रपटी और निचली भूप्रपटी दोनों के बीच में क्या, कॉनरोड असंबद्धता पाई जाती है, जो क्या करती है, दोनों के घनत्व और पदार्थ के अंतर को दिखाती है। कि दोनों जो हमारे ऊपरी भूप्रपटी और निचली भूप्रपटी, इनमें कितना अंतर है, कि ऊपर वाले ग्रेनाइट का, नीचे वाला क्या, बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी होती है। और दोनों के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, कॉनरोड असंबद्धता। आप इसे याद रखेंगे। अब निचली भूप्रपटी और ऊपरी मेंटल, इन दोनों के बीच में मोहरोविसिक, आप याद रखेंगे, मोहरोविसिक
असंबद्धता पाई जाती है। चित्र में भी हम इसको एक बार वापस आपको दिखाएंगे कौन कौन सी असंबद्धता है। पहले नंबर की असंबद्धता कौन सी हमारी, ये हमारी कॉनरॉड असंबद्धता। दूसरी असंबद्धता कौन सी हमारी, मोहरोविसिक असंबद्धता। दूसरी है, दूसरी कौन सी, मोहरोविसिक असंबद्धता, जिसे मोहरोविसिक या मोहो डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं, जहां हमारे भूकंपीय तरंगों की गति अचानक वृद्धि हो जाती है, जो ये दिखाता है कि ऊपरी मेंटल निचली क्रस्ट की तुलना में बहुत ज्यादा सघन है। ऊपरी मेंटल क्या है, निचली क्रस्ट की तुलना में ज्यादा सघन है। तो हमने क्रस्ट के बारे में देख लिया, दो असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी देख लिया, कॉनरॉड और मोहरोविसिक। अब दूसरी परत आती है हमारी मेंटल, जिसे प्रवार भी कहते हैं, जिसे प्रवार भी कहेंगे मेंटल। परिचय की बात करें तो क्रस्ट के नीचे स्थित यह परत क्या है, पृथ्वी के सर्वाधिक द्रव्यमान और आयतन का निर्माण करती है। यह परत क्या करती है, क्रस्ट के नीचे यह परत पृथ्वी के जो सर्वाधिक द्रव्यमान और आयतन का निर्माण करती है। ये मुख्य रूप से क्या, पेरिडोटाइट जो चट्टानी होती है उनसे मिलकर बनी होती है। आप इसे याद रखें, कौन सी चट्टाने, पेरिडोटाइट चट्टानों से मिलकर बनी होती है। नाम आप याद रखें, पेरिडोटाइट चट्टाने। सबसे पहले हमने कौन सी चट्टाने देखी, हमने बेसाल्ट ग्रेनाइट चट्टाने देखी। सबसे ऊपर के ग्रेनाइट चट्टाने 25 किलोमीटर तक, फिर उसके नीचे की 10 किलोमीटर हमारे कौन सी चट्टाने आई थी, बेसाल्ट चट्टाने, जो महासागरों की तली में थी। फिर इसकी नीचे आती हमारी मेंटल के अंदर पेरिडोटाइट चट्टाने। गहराई की बात करें तो यह परत हमारे 35 से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। कितनी, 35 से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। संगठन की बात करें तो मेंटल मुख्य रूप से हमारे सिलिका और मैग्नीशियम दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। किसके, सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए इसे शॉर्ट में सीमा कहा जाता है। सी से सिलिका और मा से मैग्नीशियम। इस परत का औसत घनत्व कितना, 4.6। इस तरह हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, ये गहराई में जाते हैं पृथ्वी के, तो घनत्व बढ़ता जाता है। जैसे हमने सबसे पहले ऊपरी जो पृष्ठ देखा था, ऊपरी भू प्रपुटी देखी थी, इसका घनत्व कितना था, इसका घनत्व हमारे 2.7 था। निचली भू प्रपुटी का हमारा घनत्व 3 था। तो वैसे और नीचे जाएंगे, और नीचे जैसे मेंटल या प्रवार के अंदर जाएंगे तो इसका भू घनत्व कितना है, हमारे 4.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, घनत्व बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं, इसकी भी बहुत सारी उप परतें बनाई गई है। एक तो हमारा ऊपरी मेंटल है, ऊपरी मेंटल हमारे 35 से लेके 700 किलोमीटर तक का है। इसका कितना, 35 से लेके 700 किलोमीटर तक का हमारे क्या है, ऊपरी मेंटल है। फिर आता है निचला मेंटल। निचला मेंटल हमारे 700 से लेके 2900 किलोमीटर। दो तरह के मेंटल हो गए, एक ऊपरी मेंटल और एक निचली मेंटल। इस चित्र को हम थोड़ी सी देर बाद देखेंगे। ऊपरी मेंटल की बात करें 35 से 700 किलोमीटर तक, तो इस भाग में हमारे 100 से 200 किलोमीटर के बीच में दुर्बल मंडल एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, दुर्बल मंडल या एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है। कहां से कहां तक, 100 से लेके 200 किलोमीटर के बीच में। चित्र में भी आपको एक बार वापस साथ साथ बता देते हैं, ये हमारी गहराई से शुरू होती है। जैसे चित्र में हम देखेंगे, पृथ्वी की गहराई 0 से शुरू होती है। क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या सरफेस है। इसके बाद आता हमारा ऊपरी क्रस्ट, जो हमारे 0 से 25 किलोमीटर के बीच में। फिर 35 किलोमीटर की बात करें, 25 से 35 किलोमीटर के बीच में हमारा लोअर क्रस्ट आता है, और इन दोनों के बीच में कॉनरॉड असंबद्धता है, कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। फिर लोअर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल है, इन दोनों के बीच में मोहरोविसिक असंबद्धता पाई जाती है, और 35 से लेकर 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब 35 से लेके 2900 के बीच की बात करें तो 35 से लेके और हमारे 700 किलोमीटर की बात करें, क्या 35 से लेके 700 किलोमीटर तक की बात करें, तो ये हमारे ऊपरी मेंटल कहलाएगा। क्या, ऊपरी मेंटल कहलाएगा। तो ऊपरी मेंटल यहाँ पे भी है और ऊपरी मेंटल यहाँ पे भी है। लेकिन बीच का जो हमारे 100 से 200 किलोमीटर का बीच का क्षेत्र है, ये हमारा दुर्बल मंडल कहलाता है, एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। आप इसे याद रखेंगे, कौन सा, एस्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल कहलाएगा। फिर 700 से लेके जो हमारे 6371 किलोमीटर है, 700 से लेके और 6371 किलोमीटर है, तो ये हमारा क्या है, कोर कहलाता है। यहाँ से लेके पूरा कोर कहलाता है। और इसमें भी हमारे 3 भाग बनाए गए हैं, 3 इसके भाग है। एक तो लोअर मेंटल, एक तो क्या हमारे इसके अंदर क्या कहते हैं, तो इसमें देखें जो निचली मेंटल है, ये हमारे 2900 किलोमीटर तक है। ये क्या है, हमारे 2900 किलोमीटर तक है, और 2900 से लेके 6371 किलोमीटर तक हमारा क्या है, कोर है। और कोर के भी 2 भाग है, एक तो हमारा आउटर कोर है और एक इनर कोर है। तो चित्र को आपको एक बार वापस समझा देते हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। चित्र में हमारी शुरुआत में क्या है, सरफेस है। सरफेस से हमारे 0 किलोमीटर, हमारे 25 किलोमीटर तक हमारे क्या ऊपरी क्रस्ट है, जो हमारे ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। फिर निचला क्रस्ट की बात करें, लोअर क्रस्ट का, तो हमारे 10 किलोमीटर का, मतलब 25 से लेकर 35 किलोमीटर का हमारा लोअर क्रस्ट है, और जो हमारे क्या बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हमारे क्या महासागरीय क्रस्ट भी कहते हैं।
इसके बाद दोनों की बात करें तो इन दोनों के बीच में मतलब ऊपरी क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में और कॉनरोड असंबद्धता पाई जाती है। हमारा लोअर क्रस्ट और जो अपर मेंटल है उनके बीच में और मोहरोविसिक असंबद्धता पाई जाती है। असंबद्धता भी साथ साथ देखते चले। अब बात करें हमारे मेंटल की, तो मेंटल कहाँ से शुरू है, हमारे 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक हमारा मेंटल चलता है। ऊपरी मेंटल जिसको दो भागों में बांटा गया, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल हमारे 35 से लेकर 700 किलोमीटर तक ऊपरी मेंटल है। ऊपरी मेंटल जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ऊपरी मेंटल देख सकते हैं, ठीक है। तो ऊपरी मेंटल हमारा 35 से लेकर 700 किलोमीटर तक चलता है और इसके बीच में 100 से 200 किलोमीटर के बीच में एक क्षेत्र पाया जाता है जिसे दुर्बल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल मंडल कहते हैं। अब बात करें हमारे ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, क्या ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल है, इन दोनों के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है जिसे रैपिटी असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं? रैपिटी असंबद्धता कहते हैं। अब बात करें लोअर मेंटल, अगर लोअर मेंटल हमारे 2900 किलोमीटर तक चलता है और 2900 किलोमीटर से लेके 6373 किलोमीटर तक हमारा कोर चलता है। क्या है? कोर चलता है। और कोर की बात है तो कोर के भी दो भाग किए गए हैं, कोर के भी दो भाग किए गए हैं। पहले हम देख ले निचला मेंटल और जो आउटर मेंटल है या बाहरी कोर है, क्या निचला मेंटल और आउटर कोर है, इन दोनों के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। कौन सी? गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। अब बात करें बाहरी कोर और जो आंतरिक कोर है, आउटर कोर और इनर कोर, इन दोनों के बीच लेमन डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। तो इस तरह डिसकंटिन्यूटी को भी आप देख सकते हैं, 5 प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है। पहली तो हमारी कौन सी है? पहली हमारी कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी, दूसरी हमारी मोहरोविसिक, तीसरी हमारी कौन सी? रैपिटी, चौथी हमारी गुटेनबर्ग और पांचवी हमारी लेमन। आप इसे याद करेंगे कि 5 प्रकार की असंबद्धता पाई जाती है। तो डिटेल से हम देख लेते हैं इन चीजों को। तो ऊपरी परत की बात करें तो ऊपरी मेंटल 35 से 700 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। इस भाग में 100 से 200 किलोमीटर के बीच में दुर्बल मंडल या एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है। दुर्बल मंडल क्या? रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन के कारण, क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में हमारे रेडियोधर्मी पदार्थ काफी ज्यादा पाए जाते हैं जिनसे क्या काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा की वजह से जो हमारे चट्टाने हैं ये अर्ध तरल अवस्था में पाई जाती है। इसे निम्न गति का मंडल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये निम्न गति करते हैं। तो इस तरह से क्या अर्ध तरल अवस्था में पाई जाती है, इसलिए चट्टाने इधर से उधर गति तो करती है लेकिन बहुत धीरे धीरे गति करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ भूकंपीय तरंगों की गति कम हो जाती है। दुर्बल मंडल के ऊपर स्थित, या दुर्बल मंडल के ऊपर स्थित ठोस भाग और क्रस्ट को मिलाकर, क्या जो ठोस भाग और क्रस्ट को मिलाकर स्थल मंडल लिथोस्फीयर कहलाता है। तो आप चित्र में भी इसको देख सकते हैं, स्थल मंडल किसे कहेंगे। स्थल मंडल की बात करें तो हमारे 0 किलोमीटर से लेके जो हमारे यहाँ तक है, ये 100 किलोमीटर तक, कितना? 100 किलोमीटर तक का एरिया है, ये लिथोस्फीयर कहलाता है। चित्र में भी लिखा हुआ है लिथोस्फीयर मतलब 0 से 100 किलोमीटर तक का जो हमारे ऊपरी क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और अपर मंडल तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल लिथोस्फीयर कहेंगे। अब आता है हमारा निचला मेंटल जो हमारे 700 से 2900 किलोमीटर तक होता है। निचला मेंटल की बात करें तो यह ऊपरी मेंटल के नीचे स्थित होता है। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में असंबद्धता पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? रैपिटी असंबद्धता, ये रैपिटी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। निचले मेंटल और कोर के बीच में, निचले मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है जहां हमारे भूकंपीय तरंगों की गति और दिशा में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। जहां क्या होता है? हमारे भूकंपीय तरंगों की गति और दिशा में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। अब तीसरा आता हमारा कोर, जिसे क्रोड भी कहते हैं। कोर या क्रोड एक ही बात है। परिचय की बात करें तो पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग को कोर कहा जाता है। पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग होता है उसे कोर कहा जाता है, जहाँ का घनत्व क्या है? सबसे ज्यादा होता है। गहराई की बात करें तो ये परत हमारे 2900 से 6371 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है, अर्थात पृथ्वी के केंद्र तक पाई जाती है। संगठन की बात करें तो कोर मुख्य रूप से क्या निकल और फेरस इन तत्वों से मिलकर बना होता है। कोर क्या मुख्य रूप से निकल और फेरस से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे नीफे परत भी कहा जाता है। और ये परत क्या धात्विक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। किससे? धात्विक पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जिसके कारण इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। जिसकी वजह से क्या है? इनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि धात्विक पदार्थ निकल और फेरस से मिलकर बनी होती है। बात करें इसकी तो इसके भी दो भाग किए गए हैं। जो कोर है तो कोर के भी दो भाग किए गए हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा बाहरी कोर होता है और एक आंतरिक कोर होता है। बाहरी कोर की बात करें तो बाहरी कोर हमारे 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर तक गहराई तक पाया जाता है। 2900 से 5150 किलोमीटर तक बाहरी कोर होता है। और आंतरिक कोर की बात करें तो 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक हमारे आंतरिक कोर पाया जाता है। तो बाहरी कोर की बात करें तो अत्यधिक तापमान होने की वजह से, क्या? क्योंकि बाहरी कोर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से ये परत क्या द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब द्रव अवस्था में पाई जाती है इसीलिए ई तरंगों की गति यहाँ पे कम हो जाती है और एस तरंगे तो बिल्कुल ही रुक जाती है। क्यों?
क्योंकि एस तरंगे हमारे द्रव के अंदर गति नहीं कर सकती। इस परत में क्या आवेशित कण बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, क्या आवेशित कण बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और आवेशित कण पाए जाते हैं इसी वजह से क्या यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो हमारे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इसका निर्माण करता है। जो हमारा बाहरी कोर है, इसी की वजह से क्या है हमारे जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आवेशित कण पाए जाते हैं। घनत्व की बात करें तो इस परत का घनत्व 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व कितना 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। जो हमारे धातु पदार्थ लोहा और निकल की उपस्थिति के कारण द्रव अवस्था में भी अधिक बना रहता है। कि द्रव अवस्था में है कौन? लोहा और निकल। इसी वजह से क्या इसका घनत्व फिर भी ज्यादा है। बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लेहमैन असंबद्धता या लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो चित्र में भी हम इसको देख सकते हैं। तो चित्र में हमारे जो घनत्व है, हमारा क्रस्ट है, तो क्रस्ट का 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। मेंटल की बात करें तो 4.6, और जो हमारा कोर है तो हमारा 11 से ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो हम देख सकते हैं जैसे जैसे हम गहराई पे जाते हैं तो घनत्व बढ़ता जाता है। फिर आंतरिक कोर की बात करें, आंतरिक कोर हमारे 5150 से लेके 6371 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। तो ये हमारे 5150 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक पाई जाती है। इस परत का घनत्व 11 से 13 सेंटीमीटर 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। यह परत क्या ठोस अवस्था में पाई जाती है, मतलब आंतरिक कोर है ये ठोस अवस्था में स्थित होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ अत्यधिक दाब तापमान से ज्यादा प्रभावित हो जाता है, या अत्यधिक दाब क्या तापमान से अधिक प्रभावी हो जाता है, जिससे उच्च तापमान के बावजूद पदार्थ क्या ठोस अवस्था में बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि दाब बहुत ज्यादा होता है। क्या? दाब बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ताप कितना ही ज्यादा हो जाए तो वो द्रव अवस्था में बदल नहीं पाता। इसी वजह से कोर क्या है? ठोस अवस्था में होता है। फिर बात करें हमारे भूकंपीय तरंगों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का यह वर्गीकरण पदार्थ की घनत्व, अवस्था और संगठन में होने वाले जो परिवर्तन है इसको स्पष्ट रूप से दिखाता है। और जो असंबद्धता या डिस्कंटिन्यूटी है, बात करें इनकी, तो परीक्षा में पूछा जाए असंबद्धता क्या होती है, तो ये वो सीमाएं होती है जहां इन गुणों में तीव्र परिवर्तन होता है। जो हमारे ये परिवर्तन है संगठन, अवस्था, घनत्व पदार्थ के, इनमें क्या क्या है? तीव्र परिवर्तन होता है। और ये क्या है? हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जटिलताओं को समझने में मदद करती है। ये तो हमने एक सामान्य सा वर्गीकरण देख लिया था। अब देखेंगे अन्य प्रमुख वर्गीकरण, परीक्षा में कई बार सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए बहुत सारे वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं। जैसे परीक्षा में पूछा जाता है स्वेस का वर्गीकरण, पृथ्वी की आंतरिक परतों के मामले में स्वेस का वर्गीकरण के बारे में बताइए। तो हमारे ऑस्ट्रेलिया भूवैज्ञानिक थे एडमंड स्वेस। उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को वहां पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक तत्वों के आधार पर, पृथ्वी के अंदर जो जो रासायनिक तत्व पाए जाते हैं उन्हीं के आधार पर मुख्य रूप से 3 परतों में बांटा है। उनके अनुसार सबसे ऊपरी परत अवसादी या परतदार शैलों से मिलकर बनी होती है, जो नीचे 3 परतों में बटी होती है। बात करें इसकी कौन कौन सी है? सबसे ऊपरी परत हमारी सियाल, जो हमने पहले देख लिया था, जो हमारे सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है। स्थिति कहाँ है? ये भू प्रकृति के ठीक नीचे स्थित ऊपरी रासायनिक परत होती है, जो हमारे सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है, जिसकी गहराई कितनी है? 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक होती है। घनत्व की बात करें तो 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है। महत्व की बात करें तो इस परत का क्या महत्व है? ये परत मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बनी होती है, और हमारे महाद्वीप का निर्माण मुख्य रूप से इसी सियाल परत से हुआ है। आप इसे याद रखेंगे, तो महाद्वीप का निर्माण क्या है? इसी सियाल परत से हुआ है। दूसरी परत आती है हमारी बी, मतलब सीमा। सीमा की बात करें सिलिका और मैग्नीशियम 2 तत्वों से मिलकर बनी है दूसरी परत। स्थिति की बात करें तो सियाल के ठीक नीचे दूसरी परत है। सीमा परत की बात करें तो यह सियाल परत से ठीक नीचे दूसरी परत है। गहराई की बात करें तो 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की गहराई तक ही पाई जाती है। घनत्व की बात करें तो 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्या? 2.9 से 4.7 बीच जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो हमारा घनत्व बढ़ता जाता है। मतलब सियाल से ज्यादा भारी हमारी सीमा परत होती है। तो ये इसका घनत्व है। इसके महत्व की बात करें तो यह परत क्या मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी होती है, और महासागरों का तल इसी परत से बना हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाला जो गर्म लावा होता है ये हमारे बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर ही बना होता है। तो हमने ये स्वेस का वर्गीकरण देखा है। तीसरी परत आएगी हमारे नीफे। उसके पहले हम चित्र को एक बार वापस देख लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी की सतह है, हमारे 3 परतें, एक तो सियाल, सीमा और तीसरी नीफे। फिर आ जाता है हमारा पृथ्वी का केंद्र। घनत्व की बात करें सियाल परत का घनत्व हमारा 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, हमारे सीमा का 2.9 से 4.7, और नीफे का कितना? 11। आप बात याद रखेंगे इसे। और लास्ट में हमारे 6371 किलोमीटर की पृथ्वी की गहराई पे आ गए।
अब स्वेस के वर्गीकरण में तीसरा वर्गीकरण आता है हमारा कौन सा, नीफे। नीफे हमारे दो शब्दों से मिलकर बना, नी और फे। नी से निकल और फे से फेरम या आयरन। स्थिति की बात करें तो पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है, भूगर्भ केंद्र है जिसे कोर भी कहते हैं। गहराई की बात करें तो 2000 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक हमारे नीफे पाया जाता है, जिसका घनत्व 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब सबसे भारी परत हमारी कौन सी है, नीफे है। महत्व की बात करें तो इस परत में निकल और लोहे जैसे भारी और कठोर धातुएं पाई जाती है। लोहे मतलब फेरम की उपस्थिति की वजह से ही पृथ्वी में चुंबकीय गुण पाया जाता है। फेरम की वजह से ही क्या है, हमारे पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण पाया जाता है। दूसरा वर्गीकरण आता है हमारा वांडर ग्राफ्ट या वांडर ग्राफ्ट का वर्गीकरण। तो वांडर ग्राफ्ट का वर्गीकरण स्वेस की तुलना में थोड़ा अधिक विस्तृत था, और यह क्या गहराई के साथ घनत्व में होने वाले जो क्रमिक बदलाव है उनके ज्यादा केंद्रित था। बात करें इस ग्राफ की तो उन्होंने पृथ्वी को 4 परतों में बांट के बताया था। पृथ्वी की क्या है, 4 परतों में बांटा था। सबसे बाहरी परत होती है हमारी कौन सी, बाह्य सिलिका परपटी। के बाह्य सिलिका परपटी मतलब आउटर सिलिका क्रस्ट, ये सबसे बाहर होती है। पहले सबके नाम बता देते हैं। दूसरी परत हमारे आंतरिक सिलिकेट परत तथा मेंटल। तीसरी परत हमारे मिश्रित धातुओं एवं सिलिकेट का क्षेत्र। और चौथी परत हमारी कौन सी, धात्विक नाभिक जो मेटेलिक न्यूक्लियस है। तो चारों के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। सबसे बाहरी तो हमने देखी थी बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी। बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी की विशेषता देखें, ये सबसे बाहरी परत होती है, और ग्राफ ने ये बताया था इसकी मोटाई हर जगह समान नहीं होती है। तो बाहरी सिलिकेट परत है, इसकी मोटाई क्या है, सब जगह समान नहीं है। मोटाई की बात करें तो महाद्वीपों के नीचे सबसे मोटी तो 60 किलोमीटर तक, और अटलांटिक महासागर के नीचे देखें तो 20 किलोमीटर तक, और प्रशांत महासागर के नीचे देखें तो 10 किलोमीटर तक की इसकी मोटाई होती है। तो हर जगह यह अलग अलग होती है। घनत्व और संगठन की बात करें तो 2.75 से लेकर 3.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है। और किस किस से मिलकर बनी है, मतलब इसका संगठन क्या है, तो सिलिका, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और सोडियम से मिलकर बनी होती है। किस किस से, सिलिका, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और सोडियम से मिलकर बनी होती है। इसका घनत्व कितना है, 2.75 से लेकर 3.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। दूसरी परत आती है मेरे आंतरिक सिलिकेट परत तथा मेंटल। इसकी विशेषता क्या है, तो ये बाहरी क्रस्ट के नीचे की परत होती है। जो बाहरी क्रस्ट है उसके नीचे की परत होती है। मोटाई और घनत्व की बात करें तो 60 से लेकर 1200 किलोमीटर तक की गहराई तक इसका घनत्व 3.1 से लेकर 4.75 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। संगठन की बात करें किससे मिलकर बनी है, तो सिलिका, मैग्नीशियम और कैल्शियम से मिलकर बनी है। चित्र को भी आप देख सकते हैं, चित्र को आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। 4 परत कौन कौन सी, पहली परत तो हमारी कौन सी है, बाहरी सिलिका क्रस्ट। दूसरी हमारी कौन सी, आंतरिक सिलिकेट परत और मेंटल। तीसरे में मिश्रित धातुओं और सिलिकेट का क्षेत्र, और चौथा हमारा धातुई केंद्र। तो 4 परतें हमारी कौन सी, वांडर ग्राफ्ट के वर्गीकरण की। अब तीसरी परत आती है हमारी कौन सी, मिश्रित धातुओं और सिलिकेट का क्षेत्र। विशेषता की बात करते हैं मेंटल और कोर के बीच का संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन होता है। ये मेंटल और कोर के बीच का संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन होता है। मोटाई और घनत्व की बात करें तो 1200 से लेकर 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। घनत्व की बात करें तो 4.75 से लेकर 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व होता है। संगठन की बात करें तो यहाँ हल्की चट्टाने और भारी चट्टाने दोनों पाई जाती है। यहाँ पे क्या हल्की और भारी दोनों प्रकार की चट्टाने पाई जाती है। संगठन की बात करें तो निकल, लोहा, सिलिका, मैग्नीशियम, निकल, लोहा, सिलिका, मैग्नीशियम जैसी जो धातुएं जिनसे मिलकर ये परत बनती है। चौथा आता हमारा धात्विक केंद्र, इस धात्विक नाभिक या मेटेलिक न्यूक्लियस भी कहते हैं। विशेषता की बात करें तो पृथ्वी का शुद्ध धातु कोर होती है। मोटाई और घनत्व की बात करें 2900 किलोमीटर से पृथ्वी की गहराई मतलब 6372 किलोमीटर तक की गहराई तक ये पाई जाती है धात्विक नाभिक। इसका घनत्व हमारे 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होता है। संगठन की बात करते हैं पूरी तरह से भारी धातु जैसे निकल और लोहे से मिलकर बनी होती है। तो इस तरह हमने स्वेस का वर्गीकरण देखा, जिसमें हमें सियाल, सीमान, नीफे मॉडल देखा। तो याद करने में बहुत आसान और लोकप्रिय है, जो हमारे क्या है, महाद्वीपों और महासागर के निर्माण को समझाता है। दूसरी तरफ हमने वांडर ग्राफ का मॉडल देखा, जो हमारे आधुनिक भूकंपीय मॉडल क्रस्ट, मेंटल, कोर के बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि उन्होंने 2900 किलोमीटर की गहराई पर धात्विक नाभिक की शुरुआत को सही ढंग से पहचाना था। तो इस तरह हमने आज एक लेक्चर के जरिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।